अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? लेक्चर 41 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये मंडे लिमिटेड। ओ, ये पिछली क्लास में भूल गया था साकिब, और मैंने बेंच पे खड़ा किया था। दोबारा बुला लें साकिब को। आप लोगों में से कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ? नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। सब ने या नहीं किया हुआ है? रजिस्टर्स पे सबके नोट बना होगा। जिस नोट का नाम होगा मंडे लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर, ये सबने लिखा हुआ है ना? अच्छा, अभी चेक होता है। ये तो मैंने कहा भी था उसको कि चेक करना, लेकिन पिछली क्लास में भूल गया था। बेंच पे खड़ा हुआ था बेचारा, अब फिर खड़ा होगा। साकिब बेंच पे खड़ा हुआ था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आप भी हो सकते हैं बेंच पे खड़े। ठीक है ना जी? ये बेंच पे जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, नोट था पीपीई बिल्डिंग। चुप कर जाओ भाई, चुप कर जाओ, वीडियो चुप कर जाओ। बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट, ये ओपनिंग। चल पीछे, नहीं सॉरी, चल पीछे, जल्दी कर ले, टाइम नहीं मेरे पास। किताब उठा पीछे चला जा, चल शाबाश, जल्दी कर, नहीं तो दरवाजे से भी बाहर चला जा। मुझे मेरी तरफ से ज्यादा तुझे। जा जल्दी कर मेरा बच्चा, शाबाश। चल उठा बोरिया बिस्तरा, पीछे जाके खड़ा हो जा। जल्दी कर, जल्दी कर, शाबाश। टाइम जाया किया, देखो अब 15 से 20 सेकंड जाया करती। बैग पड़ा रहे, बैग पड़ा रहे, बाकी सामान लेके जाओ, जाओ, खड़े होना है। अच्छा, ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट ये ओपनिंग में अवेलेबल थे। ठीक है, हाइब्रिड में सख्ती से कह रहा हूं भाई, जो जो दो बंदे अवेलेबल हैं, कोई बच्चा बोले आपने आके निशानदेही कर देनी है। अब से ऑनवर्ड्स मैं खुद आके उनको क्लास से बाहर इजाजत दे दूंगा, पक्की पक्की, बैठने नहीं दूंगा कभी। खासतौर पे गर्ल्स के हाइब्रिड में बहुत शिकायत मौसूल हो रही है कि कवे खा के आती हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग और इक्विपमेंट अवेलेबल थे, प्लांट नया आया था। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह का नोट कितने बच्चों ने ट्राई किया हुआ है घर पे? ट्राई रजिस्टर में निकलेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद रजिस्टर चेक होंगे, जिसका नहीं निकलेगा और वो बता नहीं रहा है कि मैंने नहीं किया हुआ। किस किसने नहीं किया हुआ होमवर्क? नहीं किया हुआ। पिछली क्लास में 4 से 5 बच्चे थे जिन्होंने नहीं किया हुआ था। बहुत अफसोस हुआ आप लोगों को देखकर, बहुत अफसोस हुआ। चलें चलें, शुरू करते हैं बात। बेटा अब ये ना साथ साथ होकर बैठे फीमेल स्टूडेंट्स, जिन जिन की सीट्स पे जगह है, प्लीज पहले से ही साथ साथ होकर बैठे, मैं दोबारा ना कहूं। अच्छा जी, आप भी चले जाएं फिर पीछे। हाँ, पीछे चले जाए। प्लांट नया आया था, बिल्डिंग और इक्विपमेंट अवेलेबल था। प्लांट की एडजस्टमेंट सिर्फ ये पॉइंट 3 में पड़ी थी। ये चूंकि हमने बिल्कुल तफसील से डिस्कस कर लिया था, इसलिए इसको मैं अब जो सिर्फ नोट में पहुंचा देता हूं। ठीक है भाई, इसको पीछे भेज दो बच्चे को जिसको कहा है मैंने। चला, अच्छा सॉरी जी। जी, अब एक यहां पर 17 ही आया था, ये समझ में आता है। और ये कितना आंसर है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इसका क्या आंसर आया था? 56.2। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात हमने कल कर ली थी, ठीक है, कि इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन 8 महीने की कमेंसमेंट से सेशन का वक्त बचता था, लेकिन 0.5 माइनस क्यों किया था? नॉन रूटीन सस्पेंशन आई थी। लेकिन अगली बात जो उसने लिखी हुई थी ना, सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल, मिस हो रही है आवाज भाई, सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल, और उनका हम क्या करते हैं? मुझे ढूंढने दो कहां गया। हाँ, द सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट एंड अर्न 17 मिलियन ड्यूरिंग कैपिटल। ये येलो को पढ़े। अब ये 17 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकम थी ना, तो इसको 8/12 करना है, और ना ही इसमें से 0.5 माइनस करके 7.5/12 करना है, क्योंकि वो कह रहा है ये इन्वेस्टमेंट इनकम है ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड का मतलब है ड्यूरिंग 7.5 मंथ्स लिख सकता हूं, क्योंकि कैपिटलाइजेशन कितने महीनों की हुई थी। तो आपने फिर इसमें से ना कोई बटे बुटे लगाने थे इसमें, ना ही ये 0.5 को माइनस करने की कोई जरूरत थी, क्योंकि उसने एक सवाल और एक आएगा इस तरह का, उसमें ये बात नहीं लिखी होगी ना, तो फिर उसमें हम उसमें से सस्पेंशन को निकालेंगे भी। सही, वो एक सवाल ऐसा आएगा, तो दोनों को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? फिलहाल तो ये कह रहा है कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान की ये इन्वेस्टमेंट इनकम, तो हमने इसी को माइनस किया था। 39.25 आ गई थी बोरिंग कॉस्ट, जो कि कैपिटलाइज करनी थी, और हमारी प्लांट की कॉस्ट आई थी 699.25। जहां तक कोई मसला है, इस एडजस्टमेंट में कोई मसला नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था। तो ओपनिंग प्लांट का आ गया 699। शर्म करो, होश करो, ओपनिंग कहां से आ गया? प्लांट इसी साल में आ रहा है, प्लांट इसी साल में आया है, तो ओपनिंग तो कुछ भी नहीं था। एडिशन हुआ और कॉस्ट आई है 699.25। ये कोई ना कोई वर्किंग का नंबर होगा, ये जो वर्किंग किया ना, इसका कोई ना कोई नंबर तो होगा ना आपके पास, वही नंबर आप लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लांट।
ठीक है। कोई डिस्पोजल, कोई ट्रांसफर ट्रांसफर वो हो सकता है रिवैल्यूएशन मॉडल हो। वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कॉस्ट मॉडल पे है, इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे है, ऑफिस बिल्डिंग रिवैल्यूएशन। तो पौधे की कॉस्ट, पौधे का मॉडल कौन सा है? तो कहते रिवैल्यूएशन कॉस्ट मॉडल है। हाँ, और कुछ भी नहीं आएगा। क्लोजिंग भी यही 699.2 पौधा प्लांट। ओके, अच्छा, उसके बाद जब कॉस्ट मॉडल है तो कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई डिस्पोजल तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। अब रह क्या गया? सिर्फ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमने ये देखना है कि ये किस दिन तैयार हो गई थी बिल्डिंग। तो उसने कहा however the work stopped. ML commenced construction of manufacturing plant. The whole process assembling was completed on 31 अक्टूबर 18। तो प्लांट किस दिन कंप्लीट हो गया? 31 अक्टूबर 18 पे। 31 अक्टूबर 18 पर ये कंप्लीट हो गया, तो यकम नवंबर 18 से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नवंबर और दिसंबर, अब 2 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है। इसको कोई ना कोई वर्किंग नंबर आपने इसका भी बनाया ही होना है, ठीक है ना जी। आपने कहा होना है 699.25 वर्किंग नंबर 23 जो भी बन गया होगा, मैं नंबर नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो आपकी वर्किंग हुई पड़ी है। डिवाइडेड बाय 15 साल्स हैं, 15 साल्स हैं, ठीक है। ये 15 साल्स इसकी लाइफ है। डिवाइडेड और मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 15 साल्स इसकी लाइफ है, तो ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। हमें चाहिए सिर्फ जाग जाए सब बच्चे, सब बताएं। मैं किसी से पूछूं? सब चुप कर जाए, मैं पूछूंगा जिससे वो बताए कितने महीने की डेप्रिसिएशन। नहीं, कितने महीने की डेप्रिसिएशन आएगी? हाँ, पढ़ा ही नहीं, देखा, शक्ल बता रही थी। अच्छा जी, 31 अक्टूबर को ये प्लांट बन गया था, तो फिर कब से यूज होगा बच्चों? या कम नवंबर। ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने की डेप्रिसिएशन आ गई। 2/12 फरमा दें। वाह वाह, साथ ही हम सब साथ, तो 7.77 7 पढ़ा करें, 7 पास करें, 7.77 जवाब है। और यही क्लोजिंग भी 7.77 है। कॉस्ट माइनस इंट्रोडक्शन करें तो 691.48 बुक वैल्यू आ गई। डन। इसके नीचे लिखेंगे कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन और 15 साल, ठीक है। बैठ जाओ आके, अब बोलना मत करना, अगली बार क्लास से बाहर जाओगे दोनों। ओके, उसके बाद ही बारी आती है इक्विपमेंट की। एनजी चलन दो फिर, एनजी, ठीक है। इक्विपमेंट आ गया, रिवैल्यूएशन नहीं है ना उसमें, थोड़ा खपना पड़ना है ना बिल्डिंग में। इक्विपमेंट की सिर्फ एक ये एडजस्टमेंट 3 हो गई है ना। एडजस्टमेंट 1 में ओपनिंग्स थे, एडजस्टमेंट 2 इक्विपमेंट की करने लगे हैं, 3 प्लांट की थी, और 4 हमारी बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन भी उसी के अंदर है, तो वो एंड पे करेंगे, ठीक है ना। तो 2 हमने कल कर लिया था, ये एंट्री आपके सामने सबूत है, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं भूल गया था, इसलिए पता चला मुझे, ठीक है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 15 कैसे निकली है, ये तो अभी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये तो अभी वर्किंग कर लेते हैं। लेकिन कल मुझसे गलती हुई थी, वो गलती ये हुई थी कि मैंने कैश यहां पर 70 ले लिया था, हालांकि इंस्टॉलेशन का कैश इधर ऐड कर लिया था, तो कैश इधर भी लिखना चाहिए था। वो अलग बात है कि हमारा कोई सवाल पे असर कोई नहीं पड़ना था इससे, क्योंकि ना तो हमने कैश की अमाउंट कहीं लिखनी है, ना ही गेन लॉस लिखना है। लेकिन ये एंट्री सही करवा दूं मैं, ठीक है। ये समझ आया असल में ना। चलो पहले अकोमोडेशन निकाल लें। हुआ क्या था जी कल? कोई बच्चा ऐसा जिसने एडजस्टमेंट जिंदगी में एक बार भी अभी तक नहीं पढ़ी, वो हाथ खड़ा करे। सबने कम से कम पढ़ तो ली है ना, घर पे करके नहीं आया तो चलो पढ़ तो ली, पढ़ी हुई तो है। कल क्या हुआ था? 1 सितंबर पे हमने एक नया इक्विपमेंट खरीदा और बदले में 70 रुपए भी दिए और पुराना इक्विपमेंट भी दिया, लेकिन नए इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के 5 रुपए भी हमें भरने पड़े, ठीक है। तो हमने एंट्री पास की थी, हमने कहा था जी इस तरह से चलेंगे हम, तरतीबवार जरा दोबारा देख लेते हैं जी। इक्विपमेंट नया जो वो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड प्लस इंस्टॉलेशन के ऊपर रिकॉर्ड होगा, ऐसे ही है। ये डिसाइडेड है बात, इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, ये कल डिस्कस हो चुका है। तो 21 फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस 70 कैश पेड प्लस 5 इंस्टॉलेशन भी पेड जी। 96 ओल्ड की कॉस्ट कितनी थी? यहां पर उसने बताया था द ओल्ड इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन, तो जाने वाले की कॉस्ट थी 40, ठीक है। अब कैश कितना पे किया? देखो भाई, कैश 70 भी पे किया है और 5 इंस्टॉलेशन वाला भी पे किया है,
ये इस तरह से एंट्री मैंने करके ऊपर दिखाई ना कि आपने इक्विपमेंट को 91 से डेबिट किया तो सिर्फ 70 ले लिया, फिर इंस्टॉलेशन भी इक्विपमेंट में ही डेबिट होती है और ये कैश क्रेडिट हुआ। तो अगर ये 5 इक्विपमेंट में ऐड कर रहे हो, 96 कर रहे हो, तो ये कैश भी तो 70 और 5 75 ही पे हुआ है ना, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखना चाहिए था। ये मैंने जरा तोड़ के लिख दिया। खैर वापस आओ। अच्छा जी, अब रह क्या गया? रह क्या गया? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 20% रेट है, ठीक है, मॉडल कॉस्ट ही है लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और 20%। तो फिर मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, डिटेल्ड वर्किंग करता, फिर ऐसे ही है ना। तो ऑन यकम सितंबर अ न्यू इक्विपमेंट वाज परचेज्ड, एक्वायर्ड, ठीक है, यकम सितंबर को ये आया है, बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 एंड ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन एक्सचेंज, द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड वाज असेस्ड एट 2193 को इग्नोर किया था। हाँ, अब ये वाली बात यूज करके हम इक्विटेशन निकालने लगे हैं। द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन ऑन यकम जुलाई 16, ठीक है। तो यकम जुलाई 16 को मरहूम आए थे, कॉस्ट थी इनकी 40, फिर मरहूम को हमने 40 इंटू 20% डेप्रिशिएट किया, लेकिन 6/12, क्योंकि 31 दिसंबर 16 तक तो सिर्फ 6 महीने बनते थे। बताएं जी, 4 आ गया 36, फिर जी 36 इंटू 20, बोले 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 जल्दी से 7 करो, बार राउंडिंग चलेगी जी, 29, फिर जी 29 का 20%, ओ अच्छा, बस पहुंच भी गए, मंजिल पे आ भी गए। अच्छा, 31 दिसंबर 18 नहीं आया इस एसेट की जिंदगी में, यकम सितंबर को एक्सचेंज हो गया ना, तो डेप्रिशिएट करेंगे इसको 31 अगस्त तक, ठीक है, इंटू 8/4 और ये आ गया 25। अच्छा, अब इधर देखो, ये साथ ही अगला काम भी कर लिया करो, जो आदत है, यकम जनवरी 18 इस पे लिख लिया करो। हमेशा से ऐसे ही करते थे ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही, कुछ कहीं फंस गए हो? आ रही समझ? पक्की बात, ऐसे ऐसे क्यों देख रहे थे इसको? मुझे कंफ्यूज कर रहा था ये। अच्छा जी, अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालनी हो तो 40 माइनस 25 कितना आ गया? 15। हाँ 12 ही है। अच्छा, इसी को देख रहे थे, वो नहीं देख रहे थे इसको, सॉरी यार, 8/4 वो 4 आंसर था ना आगे। अच्छा जी, अब मुझे फिलहाल तो चाहिए थी ये फिग्यूरे, ये फिग्यूरे क्या है 15, ये फिग्यूरे यहां पर आ गई, ये हमने वर्किंग इस वर्किंग से निकाली है, ठीक है ना, वर्किंग नंबर ये जो भी होगी, ठीक है। कौन सा जी, क्या अमाउंट है जी? ओहो 15, ठीक है। अब बता दो वैसे गेन लॉस, गेन है लॉस है? लॉस है, 4 का लॉस है। वैसे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इधर देखो, आप बड़े ध्यान से दोबारा देखो, मुझे पीपीई का नोट बनाते हुए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर चाहिए होती है और एसिड की फिगर चाहिए होती है। एसिड क्योंकि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है तो डेबिट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम क्रेडिट भी हो रहा है, तो ये 3 फिगर्स मुझे चाहिए बस। इसके अलावा मेरी बला से कैश, इसलिए मैं कह रहा था किसी ने 70 75 या 70 लिख भी दिया था तो सवाल किसी वजह पे उसका कोई असर नहीं पड़ना था, गेन लॉस ना हमने लिखना होता ना कैश कहीं लिखना होता है, तो पीपीई का नोट बनाते हुए काम चल जाना था, बचत हो जानी थी, क्योंकि हम तो ये 3 फिगर्स चाहिए होती है। बेसिकली हमें एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन की हिट चाहिए होती है पीपीई का नोट बनाते हुए, ठीक है। तो ओ सॉरी, क्या है सर आज आपको? कुछ नहीं है। अच्छा जी, चलें जी, अब शुरू करते हैं। इक्विपमेंट का ओपनिंग 0 है? नहीं, इक्विपमेंट का ओपनिंग सवाल में गिवन है, तो चलो मुफ्त नंबर ले आते हैं जी। इक्विपमेंट का ओपनिंग कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है? 190 और एक्यूमुलेशन कितनी है? 60, तो 190, पहले 190 लिख लूं, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, 190 और 60, डन जी, शुक्रिया सर, आप आ गए, ठीक है, वहीं थोड़ी देर रुके जरा। अच्छा, उसके बाद वहीं रुके, मैंने कहा वहीं रुके जरा, पीछे सवाल जवाब के बाद थोड़ी देर बाद सामने बैग रखें और ओपन कर लें उसको, ताकि काम तो करते रहे। अच्छा जी, अब कोई एडिशन हुआ इक्विपमेंट में? हुआ ना, हुआ, ये एडिशन ही तो है। ये कहां गया वो निशान, ये देखो, ये जो 15 मैं कह रहा था, सॉरी 15 तो एक्यूमुलेटेड को डेबिट होगा, नहीं, जो इक्विपमेंट का 96 डेबिट हुआ ये एडिशन है, और जो 40 क्रेडिट हुआ ये डिस्पोजल है। बाकी तो ये देखो क्या कह रहे हैं, इक्विपमेंट भी कॉस्ट मॉडल पर ही है, ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल वाला है तो फिर कोई ट्रांसफर नहीं, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, और क्लोजिंग बताएं 246, उसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं, लेकिन ये 15 का डेबिट होना नोट में एक्विडेशन के अंदर माइनस नजर आएगा, -15। अब जी रह क्या गया? ओनली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर शुड बी कैलकुलेटेड, वो यहां पे डालेंगे और हमारा नोटे इक्विपमेंट के कॉलम वाला भी कंप्लीट हो जाएगा।
मेथड कौन सा है? स्ट्रेट कोई बोल रहा है, कोई कॉस्ट बोल रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ओ अक्ल देने हो इक्विपमेंट पर रिड्यूसिंग बैलेंस 20%, अभी वर्किंग करके आ रहे हैं। अब अगर डेप्शन एक्सपेंस निकालना है तो वो ही बचपन वाली एंट्री, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल। अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो कुछ याद हो आपको, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करना पड़ता था ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल को, और बकाया एसेट्स पर लगाते थे रेट। ये जी कुछ ज्यादा नहीं फैल जी 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 जी। अब निकालनी है हमने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, तो चले जाएंगे सवाल के पास भी जा सकते हैं, सोल्यूशन के पास भी आ सकते हैं। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल, इन दोनों को नेट करें तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आ जाएगा। तो 190 माइनस 60 130 माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। ये देखो, ये इसलिए तो लिखते होते थे, ये वर्किंग में शॉर्टकट इसलिए तो नहीं लगाते कि ये दो फिगर्स मिलनी होती हैं, एक ओपनिंग वाली और दूसरा रिडक्शन एक्सपेंस भी इस साल का मिलेगा यहां से। ठीक है जी, फरमाएं। 29 बकाया जो बच गए उन पे लगा दो 20%। आंसर आया जी 20। हाँ, पॉइंट अपने पास रखें। ओके, नेक्स्ट एडिशन है कोई? इज है इज है 96 का एडिशन है और हुआ है यकम सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जाहिर है 8 महीने पे पुराने को रोका था तो अगले 4 महीने फिर एक्सचेंज वाले नए होना था ना। ठीक है, तो 96 है इंटू 20% है। एंजॉइंग ना, एंजॉइंग जी 6, एंजॉइंग विद उमेर एंड 200 अदर्स जी। किस किस को, कौन कौन एंजॉय कर रहा है इस सवाल को? किसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही? बिल्कुल समझ नहीं आ रही, वही हाथ खड़े होने चाहिए जो घर से करके नहीं आए हुए। देखो वर्किंग नंबर पता नहीं कौन सी जो भी होगी उससे 4, ये फिगर भी ये। ठीक है, तो टोटल 30, ये 30 यहां पे आ गया और 75 और जी 171। ठीक है, इसके नीचे भी कॉस्ट मॉडल, रिड्यूसिंग बैलेंस 20%। तशरीफ रखें भाई, टाइम पे आया करें प्लीज। ठीक हो गया, सही जा रहा है। यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछ लें, कोई भी मसला है तो पूछ लें, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो भी पूछ लें, कोई मसला है तो। पानी पी लो, बोलने से बना किया, पानी पीने से मना नहीं किया, पी लो। तुम यहां पहुंचे कैसे? चल के बस जगह बना दे यार। कोई क्वेश्चन ना आने का मतलब होता है या तो बिल्कुल समझ नहीं आई या बिल्कुल समझ आ गई। किसी एक बच्चे ने भी सवाल नहीं किया, मैं आगे चल रहा हूं। फिर हाइब्रिड ओके है, वो माइक्स मौजूद हैं। अच्छा, और हाइब्रिड में कोई बोल रहा है तो जो जो क्लास में ड्यूटी पे हैं वो आके जरा मुझे शिकायत लगा दें। गर्ल्स के हाइब्रिड में कोई नहीं बैठा, उधर देखें, मेयर साहब को जरा बुला लें। हैं, चलो ठीक, सारे ठीक है। अच्छा जी, यहां तक को मसला अब रह क्या गया? सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑफिस बिल्डिंग का ये ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। 240 है और 36 है, तो ये मुफ्त के नंबर तो लेना, सवाल समझ आए ना आए। 240 और 36। आप फीमेल स्टूडेंट्स की क्लास में? उधर अबू बकर है, शोर मच रहा है आपके वॉइस में, कोई कोई बोले ना तो बस फौरन आकर मुझे बताना है, पक्की छुट्टी देंगे उनको। ऐसे बच्चों को हमने नहीं रखना है जो खुद को भी जो है वो मतलब नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों को भी। ओपनिंग 36। अच्छा जी, अब ये जो ग्रीन है मैंने सवाल में जो किया हुआ है ये सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड है, उसके अलावा बाकी सारा सवाल हो चुका है। सिर्फ ग्रीन में बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ओपनिंग हमने ले ली है। साथ ही बोलता है पहली बार रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग एज एट यकम जनवरी 18 इज 8 इसका मतलब यकम जनवरी 18 पर अगर सरप्लस भी पड़ा है तो इसका मतलब कि बिल्डिंग पहले भी रीवैल्यू हो चुकी है, पहले भी रीवैल्यू हो चुकी है, तभी तो सरप्लस आ रहा है। ठीक है, आज से पहले किस सवाल में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज के बाद अक्सर हुआ करेगा। सो अब मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। मुश्किल काम इसी सवाल में है, बाकियों में तो आसान ही होता है, देख लें। ठीक है, अब पहले भी बिल्डिंग पहले भी रीवैल्यू हो चुकी है, ये मसला आ गया। ठीक है,
मेरे साथ ही हो ना, कहाँ खोए हुए हो? बिल्डिंग पहले भी रीवैल्यू हो चुकी है, ठीक है जी। अब 8.5 उस रीवैल्यूएशन सरप्लस की बुक वैल्यू है, क्योंकि क्योंकि एज एट यकम जनवरी 18 है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि यकम जनवरी 18 पर ही रीवैल्यू हुआ होगा, क्यों? जी हाँ, अगर 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 यकम जनवरी 18 पर रीवैल्यू हुआ होता तो यहां पर 36 ना आ रहा होता, यहां पर 0 आ रहा होता, क्योंकि जिस दिन रीवैल्यूएशन होती है, आखिरी लाइन में उन्होंने लिखा भी हुआ है, ये लिखा भी हुआ है, एमएल अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। भाई ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में जिस दिन रीवैल्यूएशन होती है उस दिन एक्यूमुलेशन नील हो जाता है, ट्रांसफर होकर नील हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यकम जनवरी 18 पर तो ये रीवैल्यू नहीं हुआ। क्यों? क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेटेड एक्शन में बैलेंस पड़ा है। अब अगली टेंशन शुरू हो गई, लेकिन ये पता लग गया हमें कि 240 कॉस्ट नहीं है बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट है, ऐसे ही है। 240 कॉस्ट नहीं है बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट है। बाकी इक्विपमेंट की क्या पड़ी हुई थी? कॉस्ट। और इसकी कैसे रीवैल्यूड अमाउंट कह दी मैंने? कैसे कह रहा हूं कि ये रीवैल्यूड अमाउंट है? क्योंकि सरप्लस पहले से पड़ा हुआ रीवैल्यू हो चुका है। और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, ये कब से कब तक की होगी? फिर डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन टिल टिल डेट टिल 31, बल्कि टिल इधर लिख दें, डेट ऑफ पूरा नहीं आ रहा, डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन टिल 31 दिसंबर 17 कह लें या यकम जनवरी 18 कह लें, ये वो। ये समझ में आती है बात? तो एक तो ये पहले रीवैल्यू हो चुका है, पता चला सरप्लस का ओपनिंग आ रहा है, यानी कि ओपनिंग रेट पे सरप्लस का बैलेंस पड़ा है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये रीवैल्यूड अमाउंट है, कॉस्ट नहीं है, और डेप्रिसिएशन ये पड़ी है उस लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 17 तक की। अब 31 दिसंबर 18 पर बिल्डिंग दोबारा रीवैल्यू हो रही है, ये कोई मसला नहीं है सवाल में। मसला यह है कि 31 दिसंबर 18 पे फिलहाल इस बिल्डिंग को लेके आना है, क्योंकि 18 पे आ जाएगी फिर तो एक लाइन छोड़ेंगे, सरप्लस लिखेंगे और रिवन लिखेंगे, सरप्लस लॉस निकल आएगा। फिलहाल हमें उसको लेकर आना है 31 दिसंबर 18 तक। तो उससे पहले जरा वो यकम जनवरी 18 पे चीजें पड़ी है ना, ये यकम जनवरी 18 पे है, यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 18 ओपनिंग पड़े हैं, और रिवैल्यूएशन हो रही है 31 दिसंबर 18 पे। तो पहले 31 दिसंबर 18 पे लेकर आना है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, स्टार लगा के, ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन लाइफ 20 साल के साथ लिखता है, रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन, यानी लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन 20 साल जिंदगी रिमेनिंग बची थी, ठीक है। और इसका मतलब उस दिन से ऑनवर्ड्स ये 240 की जो रीवैल्यूड अमाउंट है, ये 20 पे डिवाइड होते होते यहां तक पहुंची है। ऐसे ही होगा ना, बोलो 20 साल, 20 साल, किस दिन रिमेनिंग लाइफ है? लास्ट रिवैल्यूएशन। और लास्ट रिवैल्यूएशन यकम जनवरी 18 पे नहीं हुई, ये कैसे पता चला है? डेप्रिसिएशन का बैलेंस अक्यूमुलेट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन है ना, असल 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 टेंशन की बात यह है कि डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन इज मिसिंग इन क्वेश्चन। कहीं पे उसने लास्ट रिवैल्यूएशन नहीं बताई, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन इज मिसिंग इज क्वेश्चन नहीं, इज मिसिंग इन क्वेश्चन, ठीक है। फास्ट इंग्लिश है मेरी बहुत जी। तो डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन इज मिसिंग इज क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम सामने आ गई, प्रॉब्लम, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम अपनी वर्किंग करते हैं। ये वर्किंग अगर मैं यहां से करूं यकम जनवरी 18 से तो हो सकती है, बोलो। वैसे तो ये कॉस्ट से भी चल सकते हैं, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो 260 है, लेकिन फिलहाल मैं जरा और बात कर रहा हूं। 260 240 240 माइनस 36, ये आ गई बुक वैल्यू 204, और रीवैल्यूएशन सरप्लस की बुक वैल्यू इसी दिन यकम जनवरी 18 में कितनी है? 8.5। नहीं, ये नहीं रीवैल्यू सरप्लस रिलेटेड टू बिल्डिंग ऑन यकम जनवरी 18 इज 8.5। क्या गलत बोला मैंने? क्या गलत कहा मैंने? सही तो कह रहा हूं। यकम जनवरी 18 पर बुक वैल्यू है सरप्लस की 8.5 और बिल्डिंग की है 204। डेप्रिसिएट करके इसको 31 दिसंबर 18 पे लाना है, ऐसे ही है, बोलो। तो हमने कहा जी 240 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, वही है ना रिमेनिंग लाइफ। क्या आंसर आता है? 12। और साथ ही 8.5 को डिवाइड करेंगे 20 से, सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? बस इतना सा मसला है सवाल में, ठीक है।
जी ये सही क्यों नहीं है? ये मैंने 204 को तो डिवाइड नहीं किया 20 से, और फरमाएं 240 रीवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन करके बुक वैल्यू 204 आती है। क्या मैंने यहां पे 204 बटा 20 किया? 204 बटा 20 तो जरा करो करो जरा, वैसे करो जरा, 204 बटा 20, क्या यही आंसर आता है 12? नहीं, वो तो गड़बड़ है कुछ। अच्छा, अब जो भी आता है वो गलत है। अब सुनो, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, सवाल में जाके देखो तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे ओरिजिनल लाइफ को डिवाइड करना होता है, ठीक है? तो 240 पे तो 20 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सरप्लस ओरिजिनली जो आया था वो है? वो कह रहा है ये एज ऑन यकम जनवरी 18 है। अब पता नहीं कब ये रिवैल्यूएशन हुई थी, पता नहीं कब का सरप्लस पड़ा हुआ है, ठीक है? वो तो बाद में बताता हूं अब, ठीक है? फिलहाल तो जरा कहानी तो बनाने दे, प्रॉब्लम तो समझे। प्रॉब्लम समझ आ गई सबको? देखिए, प्रॉब्लम समझ आना पहला मसले का हल होता है कि मसला समझो है क्या, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा जिसको मसला समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करे, मतलब पहले उसको मसला समझा लो, ठीक है? सवाल नहीं करके आया ना बेटा आज आप, ठीक है? प्लीज ऐसे ना आया करें वैसे क्लास में, फायदे को नहीं होता। सुने, नहीं आया जरूर करें लेकिन काम करके आया करें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं ओरिजिनल कॉस्ट ओवर ओरिजिनल लाइफ की जाती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना? कॉस्ट नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट सही, जब रीवैल्यू होगा तो उसके बाद वही रीवैल्यूड अमाउंट और वो उस दिन वाली रिमेनिंग लाइफ वो ओरिजिनल बनेगी, ठीक है? अब 240 को तो 20 पे डिवाइड किया, सही किया। क्या 8.5 भी 240 के इक्विवेलेंट चीज है? नहीं, ये 8.5 तो 2-3-4 साल पहले पता नहीं कितना सरप्लस आया था, वो कम होते होते यकम जनवरी 18 पे 8.5 पे पहुंच गया, जैसे 240 वाला एसेट कम होते होते 204 पे पहुंच गया, ठीक है? अब 240 पे तो 20 लगा लिया क्योंकि 240 अवेलेबल था, लेकिन 8/5 को 20 पे डिवाइड नहीं कर सकते। अब लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ 20 थी, ये भी पता लग गया, लेकिन मसला ये है कि हमें नहीं पता लग रहा कि इतने साल पहले रिवैल्यूएशन हुई थी कि चलो मैं कोई रिमेनिंग लाइफ निकाल लूं। और ये क्यों कह रहा हूं मैं? एक काम है छोटा सा, उसको आज करके देखते हैं। बड़े अरसे से जिसको रोक के रखा हुआ था, कोई एसेट अज्यूम करते हैं, कोई डेट कर लें, यकम जनवरी 17 पर एक एसेट खरीदा मैंने, कितनी कॉस्ट है जी उसकी? 500 600, बस अब 600 एसेट की कॉस्ट, ठीक है? लाइफ इसकी 4 साल रखते हैं, बना हो जाता है सवाल। 31 दिसंबर 17 पर स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ क्या आता है आंसर? 150। बुक वैल्यू बताएं? 450, ठीक है? उसके बाद 31 दिसंबर 18 आएगा, 31 दिसंबर 18। अब मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। डे 1 से बताया हुआ है आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फॉर्मूला रिपीट करते हैं, ठीक है? लिखने दें मुझे। 600 ओवर 4, ये आ गया 150, फिर 300 बच गया। मैं क्या शायद इधर 300 इन्हें जोर से बोले, मैं समझे 150 की 300 आ गया, त्राह निकल गया मेरा जी। उसके बाद 31 दिसंबर 19 आया, डेप्रीसिएशन, स्ट्रेट लाइन हर साल फॉर्मूला रिपीट, तो 600 डिवाइडेड बाय 4 150, और काफी है, बस 3 साल की डेप्रीसिएशन निकल। अच्छा, अब एक और काम भी हो सकता है, वो देखिए। यकम जनवरी 17, कॉस्ट 600, ठीक है ना? 31 दिसंबर 17, पहला साल है, सेम ही होने, डेप्रीसिएशन निकालनी है, ठीक है? और डेप्रीसिएशन निकालनी है तो वही कॉस्ट जो अवेलेबल है उसको डिवाइड कर देंगे लाइफ से, 150 आ गया, चुप कर दें, और 450। अब चेंज वाला टाइम, मैं कहता हूं कि ऐसा करें, 31 दिसंबर 18 पर डेप्रीसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू यूज करें। स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू यूज करें। नजर आ रहा है ब्लू एंड पे नजर आ रहा है ब्लू एंड पे 450 को यूज करें, तो फिर डिवाइड बाय 4 नहीं कर सकते, अब मजबूरन आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। यानी बुक वैल्यू को डिवाइड किया आपने रिमेनिंग लाइफ से, और रिमेनिंग लाइफ निकाली आपने 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर, ठीक है ना? तो यकम जनवरी 17 से 31 17 तक एक साल गुजर गया, लाइफ 4 साल थी, एक गुजर गया तो बाकी 3, तो आपने 3 से डिवाइड किया बुक वैल्यू को, तो आंसर आ गया 150। कमाल, अमेजिंग, 300 बुक वैल्यू आ गई। अब 31 दिसंबर 2019 पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो मैं फिर कह रहा हूं यूज करो बुक वैल्यू, तो 300 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, अब
इस दिन खड़े होकर निकालो 31 दिसंबर 18 पे, तो 2 गुजर गए, रिमेनिंग 4 में से रह गए 2, आंसर इज 150। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ? बस आगे सेम आ रही नहीं, कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो आप कॉस्ट, ओरिजिनल वाली कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें हर साल, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। ये कंक्लूजन है, ठीक है पूरी बात। तो इसको लिख लेते हैं, आप अपने पास लिखे ये नोट बाद में कीजिएगा ना, पहले उसूल लिख लें, पहले उसूल लिखें। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, SLM लिखना, पूरा स्ट्रेट लाइन लिखने बैठ जाना। अगर स्ट्रेट लाइन SLM हो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, तो चाहे ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करो, तो चाहे ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करो, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करो, आंसर सेम होता है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, तो चाहे ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करो, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करो, आंसर सेम आता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिमेनिंग लाइफ निकाल लूं ना जी, तो काम चल सकता है, लेकिन पहले रिमेनिंग लाइफ निकाल लें, उसके बाद अगली बात सोचते हैं। मुझे बताएं, क्या रिमेनिंग लाइफ निकल सकती है? क्या रिमेनिंग लाइफ निकल सकती है? कितने साल पहले रीवैल्यूएशन, ये तो पता ही नहीं है, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन ही मिसिंग है, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन ही मिसिंग है। बोलें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट गिवन है, लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 17 तक की होगी। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 17 तक की क्यों नहीं है? जगा दें सब साथ वालों को जी, बोले। मैंने ऐसे कैसे कह लिया कि ये डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 17 तक है? ये भी तो हो सकता है कि ये पड़ी हो डेप्रिसिएशन 31, ये डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 17 तक की। देखो, अगर ये एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो आखिरी रीवैल्यूएशन के दिन जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी थी वो तो सारी एलिमिनेट होकर नील हो चुकी है। तो फिर पक्की बात है, अगर ये एसेट रीवैल्यू हुआ है तो यहां पर लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 17 या यकम जनवरी 18 कह लो, एक ही बात होती है, ये इतने अरसे की डेप्रिसिएशन पड़ी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड हमारे पास पड़ी है 31 दिसंबर 17 तक की, लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 17 तक की। अगर मैं एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लूं, मैं इस टोटल डेप्रिसिएशन को उससे डिवाइड करूं, तो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल पहले जितने साल की डेप्रिसिएशन पड़ी है वो साल निकल आएंगे। ठीक है, तो बचपन में जो पहले सीखा था, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17 तक की दी हुई है, तो मैं एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल के, ये बल्कि यूं बोलो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17 तक की निकालनी है, तो क्या करते हैं, एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल के उसको लाइफ पास्ट डिटेल 31 दिसंबर 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो, ऐसे ही होता है ना। अब हमारे पास ये फिगर गिवन है और ये निकल सकती है, ये पता नहीं है, तो इसको निकाल लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 31 दिसंबर 17 कितनी गिवन है? 36। ठीक है, तो 36। फिर मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। और ये लाइफ जो बनी थी 20 साल, ये लास्ट रीवैल्यूएशन की बनी थी, और अगर लास्ट रीवैल्यूएशन हो गई है तो एसेट अकाउंट में लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही पड़ी होती है। बोलो, तो इसको लेटेस्ट ना लिखूं चलेगा ना, काम पता है ना आपको, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है, ये लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट 240 को डिवाइड करो 20 से, तो वो अभी 12 थोड़ी पहले निकाला भी था, तो ये आ जाएगी 12 एक साल की डेप्रिसिएशन इनटू लाइफ पास्ट, तो पता नहीं है, वही तो ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये 240 डिवाइड बाय 20 12 आता है, ये 12 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां 36 से डिवाइड कर देंगे, तो लाइफ पास्ट टिल 31 दिसंबर 17 कितनी है? 3 इयर्स। ठीक है, यानी 3 साल पहले ये रिवैल्यूएशन हुई थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, समझ आ रही? तुमने कल छुट्टी की थी, खड़े हो जाओ ना जरा, मुझे याद आया, खड़े हो जाओ, तुम जरा इधर होकर बैठो, खड़े होना, छोड़ खड़े हो जी, अभी याद आया मुझे। ऐसे होकर, पिछले बंदों को नहीं प्लान करना, थोड़ा इधर होकर बैठो बेटा, पढ़ने वाले बच्चे रोज आने वाले, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो, थोड़ा इधर हो जाओ बेटा प्लीज, थोड़ा यूं खड़े हो। एक्सीडेंट हुआ था? फिर ऐसे हो,
तंग होके खड़े हो। मैं चाह रहा हूं तुम तंग हो भाई, मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए खड़ा किया क्या? तुम छुट्टी करोगे, मैं अगले दिन तुम्हें रिलैक्स करने के लिए खड़ा करूंगा, है ऐसे हो खड़े हो? तो मेरे को डर भी लग रहा है मुझे, यहीं से ना पकड़ ले, आ गए लो भाई। डर भी लगता है आजकल भाई, जमाना बड़ा बदल गया। छुट्टी क्यों किया बाद में पूछता हूँ, फिलहाल तो खड़े। इसने छुट्टी किया जी, कल देखे कितना नुकसान कर लिया इसने, है ठीक है, कितना ना, इसको कोई ख्याल नहीं अपने माँ बाप का, अपने उस्ताद का, अपना तो होता ही नहीं है ना, कोई ख्याल नहीं। देखो देखो देखो, ये छुट्टी की इसने कल, मैंने कल पूछा था ना इसका, पूछा था ना मैंने इसको, स्पेशल पूछा था मैंने, स्पेशल। अच्छा, 20 साल लाइफ थी जब आखिरी बार एसेट रीवैल्यू हुआ था, 3 साल, साथ साथ इबरत के लिए इसको भी देखते रहो। 3 साल गुजर गए, सीए ना हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा ना बन जाए कोई आप में से, कोई भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, 20 साल, जब लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी 20 साल, 3 साल पहले रिवैल्यूएशन हुई थी, तो रिमेनिंग लाइफ थी 20 साल। अगर मैं कहूं आज 31 दिसंबर 17 या यकम 18 पे खड़े होकर बताओ कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे? 20 तो रिमेनिंग लाइफ थी जब लास्ट रिवैल्यू हुआ था, 3 गुजर चुके, तो फिर 17 साल। अब मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां पे मैं आपको कह रहा था, कितने गई वर्किंग मेरी, ये कि मैं चाहूं तो 240 डिवाइडेड बाय 20 करूं, मैं चाहूं तो 204 को डिवाइडेड बाय 17 करूं, आंसर वुड बी सेम। चेक इट आउट। 12 है, 240/20 12 ही है, करो करो चेक करो छुट्टी करने वाले जी। और 204 डिवाइड बाय 17 भी क्या है, 12 ही है, ठीक है ना। यानी अब मैं यूं कह सकता हूं कि 8.5 को डिवाइडेड बाय, क्योंकि मुझे ओरिजिनल वाला तो पता नहीं है, मैं ओरिजिनल होता तो मैं उसको डिवाइड बाय 10 करता, वो 20 करता, लेकिन वो 20 ओरिजिनल वाली फिगर पता नहीं कैसा सरप्लस आया कितना था, तो अब तो मुझे पता लग गया रिमेनिंग कितना है। और ये प्रूव कर चुका हूं मैं कि मैं ओरिजिनल वाली फिगर को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करूं या बुक वैल्यू को रिमेनिंग से डिवाइड करूं, आंसर तो सेम आता है, ठीक है। मैं तो कहता हूं इसको भी ऐसे ही कर लेते ताकि एक जैसा हो जाए। वैसे किसी ने यहां 240/20 लिखा और 8.5 डिवाइड बाय 17 लिखा, तब भी सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं एक जैसा हो जाए ना, एक जैसा हो जाए कि बुक वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं हम रिमेनिंग लाइफ से। वो बुक वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइड हुई रिमेनिंग लाइफ से, तो आया 12। हर साल ये 12 ही आता रहा होगा। अभी अभी तो हमने प्रूव किया कि ये 12 ही आता रहा था, क्योंकि एक साल की डेफिनेशन कितनी आई है, 12। 36 से डिवाइड करके पता लगा कितने साल पहले रिवैल्यू हुआ था, 3 साल, ठीक है। चलो, तो कहां थे हम, यहां थे हम जी। 8.5 को भी डिवाइड करो 17 से, 0.5, ठीक है। ये 17 जो आपने निकाला है ना, बस यही था असल में मसला, और सवाल में कोई मसला नहीं था, और इसी सवाल में इस बाकी में इतना भी नहीं होता। ये इस तरह से निकाला आपने, किधर गया ये, ठीक है। ये वर्किंग आपने की, ऐसे की होगी घर पे भी आपने, छुट्टी कीजिएगा। तो नमाज की आदत पढ़ के ना सोने की हो तो फिर आपको मसला ही ना हो, पढ़ के नमाज सो जाते हैं, जागते रहा करें, आप सुबह बैठे सो पढ़ लिया करें। कुछ शर्म ऐसे आनी चाहिए थोड़ी सी। अलार्म AM की बजाय PM का लगा दिया था, फिर शाम को उठे थे। अच्छा जी, ले जी फरमाए। 192 और 8। अच्छा देखो, इससे पता ये चला, इधर देखो कि असल में कहानी कुछ इस तरह थी। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, 12 रुपए ये डेप्रीशिएट हुआ, फिर 12 रुपए हुआ, ये मैं गलत लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे 204 तो आ रहा है ना ऐसे जी। 12, उसके बाद ये 12, 3 12 आने हैं ना, ठीक है, और उसके बाद 12, ठीक है, और यहाँ पर 240 था, ठीक है ना। ऐसे ही कहानी यहां पर भी चली होगी। ये 0.5, ये 0.5, मैं बता दूं 10 रुपए सरप्लस था, ये 0.5, ठीक है, और यहां पर 10 में से बचा 9.5, फिर बचा 9, फिर बचा 8.5 आपके सामने। असल कहानी ये थी, 240 से 12 माइनस करो 228, 12 माइनस करो और 12 माइनस करो 204। असल कहानी ये थी, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अगर मेरे पास 10 की फिगर अवेलेबल होती है सवाल में, तो इतनी मुसीबत ही ना पड़ी होती पिछले 10-15 मिनट से, 20 मिनट से खप रहा हूं मैं। फिर सिंपली क्या करते हम, ओरिजिनल 20 अवेलेबल था, हम 240 को 20 से डिवाइड करते और 10 को भी 20 पे, चेक कर लो, 10 को 20 पे डिवाइड कर दो 0.5 आता है, जैसे 240 को 20 पे डिवाइड करें तो 12 आता है। बात समझे हो, ठीक है ना। तो वो मजबूरी जो थी वो ये थी, बफलो ब्राउन इसलिए थी, मजबूरी इसलिए थी कि 8.5 हमें दे दिया था उसने, ठीक है। मैं समझा नहीं,
सर ये 8.5 सरप्लस आया ना? 8.5 सरप्लस नहीं आया, बचा हुआ है, 10 का सरप्लस आया था। इधर देखो, ये कहानी यहाँ पे हुई थी शुरू, ये तो यहाँ से कहानी चली है, ये इससे ऊपर भी कहानी है। अब फिर मैं क्या करूं आपका, अब देखो आपने ये हुई वर्किंग भी मिटवा दी है, इससे ऊपर भी असल में कहानी थी, ठीक है। वो कहानी कुछ ऐसे थी कि ये सरप्लस आया था 10 का, पता नहीं कितनी ओरिजिनल कॉस्ट होगी और बुक वैल्यू क्या होगी, अज्यूम कर सकते हैं आप वैसे करना चाहें तो, लेकिन बस कर दें। अब ये सरप्लस रोज हुआ था, एसिड तो इस वक्त जो है वो 230 का रहा होगा, ये उसकी बुक वैल्यू होगी बिफोर रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। और यहां पर कुछ भी नहीं होता होगा तब, तो सरप्लस तो 10 का आया था, बस ये वैसे ही मैंने कर दिया था, अल्लाह मुझे माफ करे, तो जरूरत नहीं थी, काम तो हो गया था, ठीक है ना। आगे समझ, चलो शुक्र है। ये यार मेरी वर्किंग खराब हो गई थी, चलो भाई चलो भाई, कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लें जी, अच्छा जी सवाल कर लें, अब सवाल तो कर लें। 31 दिसंबर 18 पे हम पहुंच गए हैं, पीछे भेज देना, मैं तुझे बता रहा हूँ, जहन में भी ना बोलें अब, ठीक है। 31 दिसंबर 18 पर वो कह रहे हैं कि इन्होंने रिवैल्यूएशन किया और रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो 178 हो गई है। तो सुन लो, पढ़ लो यार क्या कहा है उसने, और तुम रजिस्टर उठा के पीछे चले जाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो बेटा प्लीज। 178, जल्दी चले जाओ। तो 14 का क्या आ गया जी, रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, जल्दी चल भाई। अब ये लॉस इतना आया कि सरप्लस को खा गया, बाकी का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, ठीक है। उसके बाद डेप्रिशिएट कोई नहीं करना, क्योंकि 31 दिसंबर 18 तक पहले ही इसको लेकर आ चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना साथ में उसने एक फनकारी और भी लगाई हुई थी, वैल्यू इन यूज ऑफ बिल्डिंग बता दी थी 186। अगर वैल्यू इन यूज ही सिर्फ दी हुई है तो यही रिकवरेबल अमाउंट है, तो रिकवरेबल अमाउंट 186 है और बुक वैल्यू 178 है, तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो देयर विल बी नो इम्पेयरमेंट। तो शो करना है तो कर दो, 178 ही रहना है, कुछ भी नहीं इधर आना, ठीक है। ओके, देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस, समझ आई है। रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो बुक वैल्यू तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आता, बुक वैल्यू ही रहती है, सिखाया था, बड़ी प्रैक्टिस की थी हमने वो एक सवाल को 3 में करके, ठीक है ना, इम्पेयरमेंट में, ठीक है। अगर 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 ये 178 बुक वैल्यू है, अगर यही रिकवरेबल अमाउंट मिसाल के तौर पे 160 आ रही होती तो हम क्या कहते, 160 पे ले आओ, रिवाइज करते और फिर इसको लॉस को बुक करते, इम्पेयरमेंट लॉस को, ठीक है। वो अगले लॉस में जाके ऐड हो जाता, मजीद लॉस बढ़ जाता, सही है। चल, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, चलें जी। अब यकम जनवरी 18 पे आप मौजूद हैं, ये यही तो उसने कहा था, 204 कॉस्ट और अकोमोडेशन अलग अलग दी हुई थी और बुक वैल्यू भी बता दी थी। अब 18 के साल की डेप्रीसिएशन आ गई 12 रुपए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये देखो मैंने डेप्शन पहले लिखी हुई है क्योंकि रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे है, तो पहले डेप्रीसिएशन फिर ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है। तुम बड़ा जाके बैठ गए, मैंने तुम्हें कहा था बैठने के लिए, चलो फिर बैठे रहो, अब मेरा टेक्निकल फॉल्ट है बोलने का जी। अच्छा आप बताएं जी, 36 की डेप्शन पड़ी थी, 12 मजीद आ गई, तो 31 दिसंबर 18 तक कितनी एक्यूमुलेट हो गई, 48 को कर दो, एंट्री बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, हाँ रिवैल्यूएशन तो है, ठीक है। और याद होगा आपको मैं ऐसे करके हाथ रख देता था, आज हाथ रखने होता है वैसे छुपा लेता हूं, ठीक है। ये सिर्फ पीपी का नोट बनाते हुए सरप्लस को नहीं देखना, सरप्लस को नहीं देखना, ऐसे बाजू रखता था ना, आज ऐसे छुपा लेता, सरप्लस को नहीं देखना, सिर्फ बिल्डिंग का नहीं नजर आ रहा, ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग के कॉलम को देखें, ठीक है। और बिल्डिंग के कॉलम में देख रहे हैं आप, आपको नजर आ रहा है 14 से बिल्डिंग को कम करना है, 14 माइनस, आंसर बताओ, ये निशानी है अकल वालों के लिए कि सवाल सही हो रहा है। उसके बाद डिस्पोजल कोई नहीं था और ये जीरो ही आना था क्योंकि ये एंड रिवैल्यूएशन है, अगर ये एंड रिवैल्यूएशन हो तो डेप्शन का बैलेंस जीरो हो जाता होता है, तो 178 ही था। नीचे लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर बस फिर 17 ही यूज किया आपने, 17 यूज कर लें, लिख लें। 28 क्या, मैं लाइफ वगैरह कह रहा हूँ, 28 क्या, अच्छा 20 ईयर्स, हाँ 20 ईयर्स भी लिख देगा, कोई गलती नहीं है, 20 ईयर्स लिखो 17 लिखो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ओके। उसके बाद रिवैल्यूएशन आए तो अब नोट्स आते हैं, पहला लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म, पता नहीं है कौन सी तारीख पे, हाँ बाय परदेसी, प्रिसाइज यहां बता, मैंने परदेसी लिख दिया था, परदेसी बच्चे काफी थे ना, आउटस्टेशन वाले बच्चे कितने रात खड़ा करें, पिछली क्लास में ज्यादा है, सभी तो पढ़ने वाले ज्यादा है, वैसे यहाँ भी काफी है, तकरीबन 60%, तो आउटस्टेशन वाले 60% बचे हैं, तो मैंने परदेसी रिवैल्यूअर लिख दिया था। अच्छा चलें,
तो लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फलान डेट बाय प्रिसाइज वैल्यूअर्स ऑफ फर्म ऑफ वैल्यूअर, ठीक है, सही है, डेट नहीं गिवन थी, कोई मसला नहीं। उसके बाद मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस और बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रिवैल्यू, मूवमेंट वाला पहले बना लेते हैं, जो कॉलम छुपाया हुआ था अब वो भी सामने कर लो। ये यक्कम जब 18 पर ओपनिंग कभी भी नहीं निकालना, हम तो निकालेंगे 31 दिसंबर 17 को, वैसे आदत याद करा रहा हूं, ठीक है ना। 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग, यक्कम जनवरी 18 का ओपनिंग होता है। हाँ वो अलग बात है कि वो हमारा स्टार्टिंग यहीं से कर रहे थे, ठीक है। तो 8.5 था ओपनिंग, फिर अरोज कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कोई नहीं, फिर 5 रुपए ट्रांसफर हुआ टू रिटेन्ड अर्निंग्स, हमने अलग कर दिया हुआ है, ठीक है ना, अरोज और एडजस्टेड को अलग कर दिया होगा। एडजस्टेड तब जब कोई लॉस आके सरप्लस को खा जाए, फिर लॉस आया खा गया और क्लोजिंग क्या हो गया, जीरो हो गई, मूवमेंट कंप्लीट। किताब में ये नहीं बना हुआ, बना ले, आई थिंक नहीं बना हुआ। अच्छा, उसके बाद बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, ये वर्किंग करवा दे। बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन जो है, इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, सब इधर देखो प्लीज, सब देखो इधर, बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल, ये वर्किंग जो है ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह डाटा अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन। कितने बच्चों ने घर बना दिया था, टेस्ट में बना दिया था इसको, कितनों ने टेस्ट में बना डाला था। देखें इससे कोई नुकसान नहीं होगा, याद रखना, जिन्होंने बना दिया उनके नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हो सकता है बन सकता होता, और ऐसे ही तुक्के वालों का बन जाता और 48 से 50 पे चले जाते और बाकी 48 पे रह जाते। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, इसलिए कुछ समझ में आया वो कर दो, उसमें ज्यादा करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता, ठीक है ना। मैं इनको एनकरेज करूंगा जिन बच्चों ने, और किस किस ने दोबारा आप बताओ, अब बढ़ ना जाना देखा बढ़ गए। अब कुछ बुजदिल ऐसे थे, बकरी के दिल वाले ऐसे थे कि जिन्होंने किया हुआ तो बता नहीं रहे थे। तो कोई बात नहीं, किसी ने ये बना दिया, बुक वैल्यू निकाल दी, गलत हो गया ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद बस और तो कुछ नहीं, चेन एस्टिमेट नहीं है। हाँ, एक ना एक सब नोट बनता है, और वो सब नोट पिछली क्लास में बनाना भूल गया था, वो सब नोट होता है बोरिंग कॉस्ट का, ठीक है। तो इस नोट को नंबर लगाए ना पहले, तो इस नोट को नंबर बताएं, 9, तो फिर यहां पर आ जाएगा 9.1 मेजरमेंट बेसिस ब्ला ब्ला ब्ला, 9.2 लास्ट रिवैल्यूएशन परफॉर्म बाय फलां फलां, 9.3 मूवमेंट इन, वो इधर लिख लेते हैं 9.2, फिर अच्छा उसके बाद ये 9.3 मूवमेंट इन रिवेंस सरप्लस, और 9.4, ऐसे ही 4 हो गए ना। अब एक 5वां सब नोट आया, ये है बोरोइंग कॉस्ट का डिस्क्लोजर, बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल है, इसके कोई नंबर नहीं है आपके टेस्ट में क्योंकि बताया नहीं हुआ था ना, बड़ा ही मुश्किल है ये बताना कि 39.25 कैपिटलाइज हुआ है इन कॉस्ट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द ईयर, बड़ा मुश्किल है ये बताना, एट द रेट ऑफ 18%, बड़ा मुश्किल है ये बताना, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। इतनी सी बात IAS 23 कहता है कि लिख के बता दो यूजर को, देखो यूजर के सामने ये वर्किंग नहीं होती कॉस्ट ऑफ प्लांट वाली जो आपने की हुई है, ये आपने की है, ये यूजर के सामने सिर्फ 699.25 एडिशन में नजर आ रहा है। अब उसको ये बता दो कि 699.25 के अंदर कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रखी है हमने, ये है IAS 23 का रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। ये बात समझो, मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी सही और मैं स्टैंडर्ड में हाईलाइट भी करवा दूंगा, बस इतनी सी बात ही है और कुछ नहीं है। तो यहां पर लिखा हमने 9.5 में के ₹39.25, कुछ भी अंग्रेजी लिख लें अपनी मर्जी से, ₹39.25 मिलियन वर कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर, बल्कि वर कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ प्लांट on account of borrowing cost during the year ended 31 दिसंबर केड़ा साल से 18 एट द रेट ऑफ 18%। अब कितना मुश्किल डिस्क्लोजर था ना, ठीक है। तो हमने रिवैल्यूएशन आए तो 3 डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये तो पक्का याद है हमें। लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई, रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। उसके अलावा जरूरत के हिसाब से डिस्क्लोजर्स बनाते हैं, जैसे हमने मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बनाया था,
जैसे हमने चेंज इन एस्टीमेट का बनाया था, या जैसे आज हमने बोरिंग कॉस्ट का देख लिया। बोरिंग कॉस्ट का डिस्क्लोजर है ये, बोरिंग कॉस्ट का ये डिस्क्लोजर है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, आपके यूजर के सामने ये ऐसे 699.25 की फिगर पड़ी होनी है। अब वो वर्किंग आपकी किताबों में, आपके रजिस्टर पे पड़ी होगी, आपके कंप्यूटर में होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं नजर नहीं आ रही। तो यूजर को बताओ ये 699.25 में हमने प्लांट के पैसों के अलावा भी कुछ चीज ऐड की हुई है, वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट। कितनी की है बता दो उसको लिख के, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस तरह का ब्रेकअप भी दे सकते हो आप। डिस्क्लोजर का मतलब होता है, स्टैंडर्ड ने कहा है बताओ, बताना अंग्रेजी में लिख के बता दो, बताना टेबलर फॉर्म में लिख कर टेबलर फॉर्म में बता दो, बताना ही होता है बस। ठीक है, बताओ यूजर को कि 39.25 699.25 में से 39.25 जो है वो बोरिंग कॉस्ट है, जो हमने इसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रखी है। ठीक है, ये मुख्तलिफ अंग्रेजियां हो सकती हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहां पे लिख सकते थे 39.25 वर इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट ऑन अकाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, पिछली क्लास में बताना ही भूल गया था। चले ठहर जाए। पिक्ट्यूरे ले लें। अच्छा बेटा, है केड़ी वर्किंग केड़ी देख, मिठी या लूनी? अच्छा जी, उसके बाद ये वाली वर्किंग है कुछ। कॉस्ट ऑफ प्लांट इसमें आ रही है, और ये एक मिनट, ये कोई दो चीजें नहीं है, मैंने सिर्फ तोड़ के एंट्री बताई थी आपको कैश समझाने के लिए। ये संभाल के तस्वीरें पिक्ट्यूरे संभाल के रखा करें, फ्यूट्यूरे के साथ मत खेलें, कहीं आप मोबाइल जाए और फ्यूट्यूरे भी खराब हो जाए। रजिस्टर पे नोट कर लिया करें घर जाके फिर। क्यों जी? तुम में से दूर बैठो तो मुझे भी परेशानी होती है, लेकिन तुम चुप नहीं करके बैठ। एक बात मैंने की थी, तुम्हारी छुट्टी पहली थी पूरे सेशन में? कहता पहली चोरी पकड़ी गई इधर भी। नहीं, तुमने पूरे सेशन में कोई छुट्टी नहीं की। खड़े हो जाओ दोबारा, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसने इतनी की हुई मेहनत तुमने खराब। खड़े हो जाओ, तुमने पूरा सेशन छुट्टी नहीं की, तुमने एक छुट्टी कर ली। बैठ जाओ जी बच्चों, कोई मसला आ जाए, लेकिन बोली ना भाई, वरना पक्की पक्की सीट बदल दूंगा तेरे में। वो भी तंग है मेरे से, कल्ला मैं नहीं। मेरे बच्चों, ये भी रह गई है, किसी ने ये फरमाइश करनी है तो रिमेनिंग लाइफ कैसे निकली, तो ये भी कर ही लें। 17 ईयर्स लें जी, ये भी। अच्छा जी, वैसे सवाल तो आप लोगों ने किया हुआ था, पता नहीं वर्किंग्स की क्यों पिक्चर ले जा रहे हैं आप लोग। तो कोई नहीं जी, खादिम आप लोगों का खींचे तस्वीरें। ये बताएं, समझ आ गई सबको? अच्छा, अब एक मजे की बात और बताऊं, आप क्वेश्चन 14 कर सकते थे अगर ये लाइन ना लिखी होती तो, इसलिए फिलहाल रोक दें। 81 पेज पे अगला सवाल है, पास पेपर का, नोट का है, लेकिन उसमें एक लाइन डाल गई, A government grant of 20 million related to plant was received on January. January. The grant amount is used for repayment of, जो भी है, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट। ये सवाल नोट का है, यानी ये चिकन कढ़ाई की तरह से ये नोट कढ़ाई है। नोट कढ़ाई में काली मिर्चें डाली गई हैं बोरिंग कॉस्ट की, लेकिन साथ थोड़ा सा जीरा भी छिड़क दिया इन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट का। इस वजह से ये सवाल अभी मैं रोके देता हूं, वरना सवाल आपके सामने अब ठहर नहीं सकता। 30 जून 19 यानी यकम जुलाई 19 की, ये 30 जून 20 का नोट बनाना है ना, ये ओपनिंग्स दिए हुए हैं। फिर लैंड और बिल्डिंग रीवैल्यू हो रहे हैं ईयर एंड पे। फिर नया प्लांट इंस्टॉल किया है और किस्तें पे की कंस्ट्रक्शन की जैसे कर रहे थे, ठीक है।
और कॉस्ट ऑफ प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, थोड़ा सा मैंने कहा काली मिर्चें डाली उन्होंने, साथ ही थोड़ा सा जीरा डाल दिया। उसके बाद पुराने एक व्हीकल का इंजन फेल हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट, फिर बस सवाल खत्म। तो सवालों में कोई जान नहीं है, बस नंबरों में ही जान होती है इनके। तो 20 में से 15-16 नंबर तो हर एक ने लेने होते हैं पढ़ने वाले बच्चे। अब जो होमवर्क नहीं करके आएंगे, जो बातों को लाइट लेंगे, वो अगली बार फिर बैठे होंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए, और प्लीज मैं बार बार एक बात आपको बहुत जोर देके कह रहा हूं, जो भी होमवर्क आपको दिया जाए मार्क्स इंटू 1.8 होमवर्क में भी करो बेटा। ये कोई मतलब गिद्दड़ सिंगी कहीं नहीं मिल जानी है। लेक्चर 50 जिस दिन होगा, क्रिंग करके हर एक के हाथ में एक गिद्दड़ सिंगी आ जाएगी, उसके बाद हर सवाल उनका टाइम में होगा। ये ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपके ये मसला रहेगा, एंड तक रहेगा, पर्चे में भी रहेगा कि सर टाइम पे बड़ा टाइम लेता था सर क्वेश्चन, तो सर ये तो क्वेश्चन जो है वो 38 मिनट में होना चाहिए, हमारा तो 50 मिनट में नहीं होता। ये मसला पर्चे तक जाएगा अगर इसको आप प्रैक्टिस, और इसका हल वाहिद एक ही है, प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है? पर्चे में बैठ के करनी है? नहीं, वो आपने घर में होमवर्क में भी करनी है। ये चीज तभी हो सकती है जब मोबाइल से दूर बैठ के होमवर्क किया जाए, और घड़ी या स्टॉप वॉच जिसमें चलती हो घड़ी एक ले ले, प्लास्टिक की ले ले, ठीक है, तो सामने पढ़ियो पढ़ते हुए सिर्फ, ओके। मोबाइल, भाई मोबाइल में स्टॉप वॉच लगानी है तो फिर मोबाइल तो वहीं पड़ा है ना, ठीक है। अब बेटा उसमें आपने घर पे भी मार्क्स इंटू 1.8 करके कोशिश करनी है। आप ये देखोगे 1 घंटे पे ये सवाल होगा, ऐसा सवाल, फिर वो 55 मिनट पे आएगा, ऐसा ऐसा 50 पे आएगा, 45 पे आएगा, 38 पे तो कभी भी नहीं आएगा, 40-45 मिनट में हो जाया करेगा। और ये 2-4-5, यानी आप इतनी एफर्ट करने के बाद भी 90-92 नंबर का सवाल पर्चा अटेम्प्ट कर रहे हो, सही करने लगे तो ठीक है ना। तो बड़ा टफ काम है, आप जो समझ ही रहे हैं इस बात को। आप घर पे बैठ के टेक लगा के चाय साथ रख के एक एडजस्टमेंट करते हैं, फिर चाय पीते हैं, दूसरी के बाद मैसेज करते हैं, तीसरी के बाद रूममेट से बात करते हैं, तो कभी भी पर्चा पास नहीं होने वाला। फिर होमवर्क करना है, 1 से 1.5 घंटे का होमवर्क होता है, ज्यादा का नहीं होता। आजमा के देख लो एक दिन, मोबाइल दूसरे कमरे में रख के बैठे, अलमारी में भी पड़ा हो ना सामने, तो उठ के देख लेते हैं मैसेज तो नहीं आया होगा, ऑफ करके साथ रखोगे, थोड़ी देर बाद ऑन करके देखोगे मैसेज तो नहीं आ गया कोई, ठीक है। तो साथ वाले कमरे में रखो, 1.5 घंटे में होमवर्क करो प्लीज प्लीज, ठीक है। लेकिन आज ये होमवर्क नहीं है, बता रहा था वैसे। अच्छा जी, अब आज का नया कॉन्सेप्ट है IS 23, आज खत्म करने लगे हैं कॉन्सेप्चुअली। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बेहतर करता हूं। वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, ये एग्जाम्पल 1 है मेरी जी, एग्जाम्पल 1। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में बना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको जरा इसके अंदर सुर्खी पाउडर लगा लेते हैं। सुनो, जैसे यहां मैंने लिख के बता दिया यकम जनवरी 21 पे बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है, तो जरा अंग्रेजी में लिख के बता रहा हूं आपको, है, ताकि फिर उनको भी ये लिख के दे दूंगा। वी स्टार्टेड, और सिर्फ 20 मिनट रह गए, अदनान साहब ने चाहती भी मारी आज तो क्लास में। वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन यकम जनवरी 2021, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज ₹500 मिलियन, लिख लो बिलियन लिख लो, आपकी मर्जी है। तो ये 2 बातें तो अब उड़ गई, ठीक है। ये पॉइंट 1 हो गया। अगली बात, अच्छा जी, अब 2 बात सुनिए आप मेरी। जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना बेटा, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, उनमें ऐसे वैसे तो वो लंबे अरसे पे चलते हैं, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, प्रोजेक्ट लंबे लंबे चलते हैं कंस्ट्रक्शन के, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पे हमारा एक प्रोजेक्ट साल पूरा चलना है, तो हम सारे पैसे इकट्ठे कॉन्ट्रैक्टर को आज दे दें और फिर प्रोजेक्ट वो करे, या हम सारे पैसे इकट्ठे बाद में देंगे, पहले काम करवाएं। यार ये इसी थोड़ा से बेहतर करवा देते हैं, ये 23-21 पे करा दें, वो बंद है, वो चलवा दें जो बंद नहीं, जल्दी से। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, ऐसा नहीं होता कि हम 100 रुपए इकट्ठे, 500 रुपए इकट्ठे उसको पकड़ा देंगे, ये पकड़ो प्रोजेक्ट शुरू करो, कल को वो अगले दिन जाए ना कॉन्ट्रैक्टर ना 500 ना प्रोजेक्ट है, वैसे का वैसे ही फिर भागते फिर उसके पीछे, काम कर दो, टाइम पे कर दो। और ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे पैसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद दिए जाएं, उसको भी जरूरत होती है पैसों की, वो काम करता है हमारे पैसों से ही, 700 से चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रोग्रेस बिलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जितनी जितनी प्रोग्रेस प्रोजेक्ट में कंप्लीट होती चली जाती है, उतने उतने पैसों का वो बिल डालता जाता है, ठीक है ना। अब ये मैंने एक छोटी सी जो है वो रूटीन बनाई कि फॉलोइंग बिल्स, बल्कि ये पॉइंट 3 लिखेंगे, ये मैं 4 पॉइंट यहां पे बना रहा हूं। फॉलोइंग प्रोग्रेस बिल्स या कंस्ट्रक्शन बिल्स या ग्रॉस बिल जो भी कह लें, फॉलोइंग प्रोग्रेस बिल्स वर
रेज्ड बाय द ठेकेदार, रेज्ड बाय द ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है, अच्छा बस लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं तो यार अपनी तसल्ली भी नहीं ना होती, मसला ये है। अच्छा ले जी, अपनी तसल्ली से याद आया, वो कल वो क्वेश्चन नंबर 7 ग्रेनाइट वो हो गया था, सही समझ आ गया था? किसको नहीं समझ आया था वो हाथ खड़ा करे, किसको नहीं समझ आया था? कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बता दे किसको। ये सवाल कोई मतलब समझ नहीं आ रही, या तो सबको समझ आ गया बाकी, या किसी को नहीं समझ आया, कोई मसला है सही। कल जल्दी हुआ था सवाल, मैंने आपकी क्लास वाला ही वो रेलेवेंट पोर्शन 23 मिनट का है, वो कट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो मेरी सब बच्चों से इल्तिमास है, गुजारिश है, मिन्नत समाजत है कि वो सब बच्चे, जिसको समझ आया जिसको नहीं आया, मेरी तसल्ली एक बार हो जाएगी, मेरी तसल्ली नहीं हुई ये तसल्ली के लिए आप एक बार उसको दोबारा सुन लीजिएगा, 23 मिनट निकाल लीजिएगा उस साहब के लिए कहने पर, मिन्नत करने जी। वो कॉस्ट वाला पार्ट उस रिक्वायरमेंट में नहीं था, फिलहाल अभी ये काम कर लें, फिर वो भी करवा दूंगा मैं, नो इशू, ठीक है जी। वो दोबारा ही हो गया ना, अब वो दोबारा 23 मिनट की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, वो इन्हीं के लिए की है, ठीक है, कल वाले लेक्चर की, ठीक है। वो जितना सवाल शुरू से एंड तक है ना, वो दोबारा मैंने वो पॉज करके 10 बार सुनने वाला 10 बार सुने, इसीलिए वो अपलोड कर दिया। एक बच्चे को भी मसला था, मुझे तसल्ली नहीं थी बहरहाल, चलें। अच्छा जी, फॉलोइंग बिल्स वर रेज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, वो तसल्ली से बात निकली और कहां निकल गई, दूर ही निकल गई। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्टर ने ये बिल्स रेज किए, मुख्तलिफ कामों के स्टेजेस बनाई हुई थी हमने, ठीक है। 31 मार्च मिसाल के तौर पे यकम जनवरी जब शुरू हुआ तो 500 मिलियन का हमारा ये प्रोजेक्ट था, तो 60 मिलियन 31 मार्च को आया, भाईजान वो नींवें पड़ गई हैं, बुनियादें डल चुकी हैं, फाउंडेशन हैज बीन लेड, ठीक है। तो सर इतना बिल आपका बन गया है, ठीक है जी, हमने कहा कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर इसी तरह से 30 जून छतें डलने वाली हो गई हैं, फिर 30 सितंबर सर जी प्लस्तर होने वाला है, बस पेंट रह गया, फिर 31 दिसंबर, इस तरह से स्टेजेस में काम चला, ठीक है, सही है। अब मैंने आपसे कहा कि शुरू में भी काम नहीं पैसे सारे देकर करवाना और ना एंड तक रखना है, ठीक है, स्टेजेस में उसने बिलिंग करनी है। लेकिन इसमें भी ना बेटा एक मसला होता है, वो ये होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर पहले ही दिन ये कहता है कि अच्छा जी थोड़ा सा एडवांस दे दें, ठीक है, इसको मोबिलाइजेशन एडवांस भी कहते हैं। यानी एकदम से जब प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे चाहिए होते हैं, जगा दो इसको, को मशीनरी मंगवानी है, को ढेर सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर के कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देकर बंदों को बुलाना है, बहुत सारी चीजें एकदम से खर्चा पड़ता है, प्रोजेक्ट शुरू होता है ना स्टार्ट में, तो मोबिलाइजेशन एडवांस। तो उन्होंने कहा कि जी प्रोजेक्ट का कम से कम 10% जो कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट जो 10% है, वो मुझे आप एडवांस में पे कर दें, ठीक है। तो एडवांस ऑफ एडवांस 10% एडवांस, 10% एडवांस was paid to contractor on यकम जनवरी 21, ठीक है जी, सही है। अब मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन है सारा, अभी इसमें थोड़ा सा और भी मैंने एक पॉइंट डालना है, देखें आपको उधर भी आ रहा होगा, लेकिन ये जो येलो है ना, येलो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मैं सोल्यूशन भी ना, असल में मैंने इसी से शुरू करना है ना, ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये येलो क्वेश्चन है, समझ आ रहा है। यकम जनवरी 21 को हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही दिन 500 मिलियन का 10% 50 मिलियन हमने एडवांस में दे दिया, ठीक है, मोबिलाइजेशन एडवांस भी इसको कहते हैं। उसके बाद उसने हमें 4 बिल्स प्रोग्रेस की बुनियाद पर 4 बिल्स जो है वो उसने हमें जो है वो भेजे, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला ये आया कि अगर मेरी बात का जवाब जरा ध्यान से दीजिएगा, अगर आप जितने बिल वो लेकर आया उतने के उतने बिल अगर आप उसे पे कर दें अमाउंट टोटल, तो लोग आपको अकलमंद कहेंगे या अकलबंद? मंद नहीं कहेंगे, बंद कहेंगे, क्यों? आप पागल ही होंगे अगर 500 रुपए ये भी दें और 50 एडवांस भी दिया हो। 500 मिलियन की बिल्डिंग बनानी थी और पैसे देते वक्त 550 दे दिए, तो ये तो बेतुकी बात है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप उसके एडवांस जो उसको एडवांस देते हैं, आप उसको एडजस्ट करके पेमेंट करते हैं। लेकिन अगली बात सुनो, ऐसा भी नहीं करना। ये सोल्यूशन अब शुरू हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये सारा येलो क्या है, सारा येलो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब सोल्यूशन में शुरू कर रहा हूं इधर से, हाँ वो लिख लेंगे, वो कौन सा कोई वो जगह खाली नहीं छोड़ी हुई जी। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब मैं सोल्यूशन शुरू करने लगा हूं बच्चों। तो मैंने क्या करना है, एडवांस की एडजस्टमेंट करनी है, जो 10% एडवांस है ना, उसकी मैंने क्या करनी है अब एडजस्टमेंट। अब ऐसा भी नहीं करना, ये भी उसके साथ ज्यादती हो जाएगी कि अगर आप कहो चल भैया
50 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਐਡਜਸਟ ਤੇ ਬਾਕੀ नेट तेन ਅਸੀਂ पे कर देने हैं नेट बिल जो कि पे होना है ये लो 10 रुपए वो कहेगा यार ये मजाक क्या मजाक है ये मजाक है मतलब 60 रुपए का एडवांस दिया है और पहली पेमेंट में से तुम 50 काट लोगे तो फिर तुमने एडवांस क्यों दिया था फिर छोड़ो मैं खुद ही कर लेता फिर ये तो कोई तुक नहीं बनती तो ये है भी ज्यादा ना देखें आप ऐसे नहीं करना कि सारा एडवांस पहले ही बिल में से आप एडजस्ट कर लें अब उसका तरीका वारदात ये होता है कि आप हर बिल में देखें ना प्रोजेक्ट का 10% एडवांस दिया तो हर बिल का 10% अगर एडजस्ट करें तो अल्टीमेटली पूरे प्रोजेक्ट का 10% एडजस्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो हर बिल में से हम 10% एडवांस एडजस्ट करते हैं यानी हम उसे कहेंगे 60 का बिल आएगा हम कहेंगे यार 6 रुपए तो एडवांस एडजस्ट कर देते हैं बाकी 54 ले जाओ अभी नोट ना करना अभी सवाल पूरा नहीं है नोट करी जा रहे 100 का बिल लाएगा तो 10 एडजस्ट करके बाकी 90 उसको पे कर देंगे 200 का लाएगा तो 20 एडजस्ट करके बाकी 180 पे करेंगे 140 का लाएगा तो 14 रुपए एडजस्ट करके बाकी 26 पे कर देंगे अब चेक करो आप कितना पे करोगे आप 450 नेट में पे करोगे और 50 की आपने कर ली एडजस्टमेंट तो अब लोग आपको कलबंद नहीं कहेंगे मसला यहां तक क्लियर है चलो अच्छा एक और चीज भी होती है कितना ये एडवांस एडजस्ट हुआ है 50 का ना चलो अच्छा जी अब एक और चीज भी होती है वो ये होती है कि हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं यार देख कॉन्ट्रैक्टर तू बिल्डिंग बना के चला जाएगा फिर मुल्क छोड़ के भी निकल जाए हमें क्या पता 6 महीने बाद कहीं से सीवरेज लीक हो रही है कहीं से लेंटर क्रैक हो रहा है कहीं से दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा है अब हम तुम्हें कहां पकड़ते फिरेंगे तुम जो सही बिल्डिंग ना बना के जाओ मैंने कहा नहीं सर मेरा एतबार हाँ एतबार तुम्हारा है लेकिन थोड़ा सा ना सिक्योरिटी भी हम रखेंगे ठीक है ना हम तुम्हारे हर बिल में से 5% रिटेन कर लेंगे और जब तुम बिल्डिंग डिलीवर करोगे तब भी हम तुम्हें नहीं देंगे है तुम्हारी अमानत हमारे पास हम 6 महीने साल रहकर देखेंगे बिल्डिंग सही है तो फिर वो पैसे तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस मिल जाएंगे ये अरेंजमेंट आपस का होगा 6 महीने साल 1.5 साल 2 साल जितना अर्सा मर्जी आप उसको मना लें ठीक है ना आप तो कहेंगे इतनी ये क्वालिटी मुझे चाहिए ठीक है 5% रिटेन करके रखूंगा तुम्हारे पूरे पैसों का जो तुम्हें देने हैं और 6 महीने या साल जितना सभी एग्री करोगे वो रह के देखूंगा अगर बिल्डिंग सही सलामत रही कोई मसला ना आया तो वो 6 महीने साल जो अरसा तय करोगे उस बाद आना अपनी अमानत ले जाना नहीं तो फिर गड़बड़ हुई तो फिर सही करवा लेना करके दे जाना नहीं तो हम खुद सही करा लेंगे तुम्हारे उन पैसों से ठीक है ये बात समझे हो ये अरेंजमेंट भी होता है इसको कहा जाता है रिटेंशन मनी क्या कहा जाता है जी तो हमने एक ये भी शिक रख दी ठीक है कि रिटेंशन 5% रिटेंशन मनी 5% retention money shall be deducted from each progress bill from अगली बात आप समझ ही गए हो कहां से करना है मेरे पास जगह नहीं है ठीक है ना इसलिए आप लिख लो डिडक्टेड फ्रॉम पूरा ले लो फ्रॉम ईच प्रोग्रेस बिल ठीक है इसका मतलब अब तो फिर ये भी पे नहीं करना हमने ठीक है अब हम मजीद कुछ रिटेंशन मनी असल में ना वो क्लास में एग्जाम्पल करवाते हैं ये करीबी 258 मिस्टर इमाम लेकिन ये बहुत ही सिंपल था इसमें ना हर बिल सेम था तो इसलिए मैंने कहा जरा बेहतर कर लेते हैं सवाल वो आपको फिर होमवर्क में बना दिया और एक पास पेपर का होमवर्क में कर दिया मुश्किल सवाल तो ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल सवाल बना लिया ना बिल डिफरेंट हो गए इसलिए ठीक है जागते रहना मेहरबानी दादी जी अब 60 का बिल जब वो लाएगा देखो कहानी क्या चलेगी वो बेचारा लाएगा 60 रुपए का बिल हम उसे कहेंगे ये देखो हम कहेंगे यार 6 तो तुम्हें पहले दे चुके हैं 3 तुम्हें फिर कभी देंगे 6 तुम्हें दे चुके 3 तुम्हें फिर कभी देंगे अभी फिलहाल 51 लोअर चलो बच्चे निकलो चलो यहां से छुट्टी करो नेक्स्ट 100 रुपए का बिल आएगा हम उसे क्या कहेंगे 10 तो तुम्हें पहले दे चुके 5 फिर कभी देंगे खुशबू लगा के आना 6 महीने साल बाद और फिलहाल 85 पकड़ो और चलो शाबाश निकलो 20 200 का बिल आया उसे क्या कह रहे हैं 20 तो तुम्हें पहले दे चुके 10 फिर कभी देंगे और 170 पकड़ो और चलो शाबाश जाओ घर ठीक है हमारे वाले जो बना रहे हो उसमें ठीक है ऐसे ही यहां पर कहानी चली 119 तो 500 का प्रोजेक्ट होगा ये 25 रुपए ये भी डिडक्ट करके और पे कितना कर रहे हो 500 है कहता है 525 पे कर रहे हैं कमाल कर दिया तुम लोगों ने फिर तो अच्छा आप देखो ये जो 25 है ना ये 25 ये तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके 6 महीने भी गुजर जाएंगे उसके बाद चेक करके फिर वापस करेंगे तब तक ये हमारी किताबों में लायबिलिटी पड़ी रहेगी ठीक है यहां तक को मसला है तो बताओ
तो ये था हमारा सवाल। लेकिन ये सवाल इधर देखो, ये सवाल एग्जाम्पल 1 ये तब है जब पॉइंट नंबर 5, अब मैं एंट्रीज की तरफ जा रहा हूं, पॉइंट 5, बल्कि ये पॉइंट 4 की कंटिन्यूटी ही है दरअसल। तो के फॉलोइंग बिल्स आर रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और साथ ही लिखा हुआ है बिल्स आर, बल्कि यूं लिख देते हैं और आसान, पेमेंट इज मेड टू द ठेकेदार ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल। जिस दिन बिल आता है उसी दिन कहते हैं हाँ भाई बिल लाए हो, अच्छा ये दे दिया, ये दे चुके, ये फिर कभी देंगे, ये पकड़ो और निकलो, ठीक है। एंट्रीज होने लगी हैं जी। सबसे पहली एंट्री होगी 1 जनवरी 2021 पर, ठीक है जी। जो आपने एडवांस पे किया कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी एंट्री होगी एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। बात समझ आती है? 50 रुपए, इसका नरेशन लिख लो, एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब सबसे अहम बात, जिंदगी भर याद रखना, जो बिल ग्रॉस बिल होता है वो हमेशा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट हुआ करेगा, क्योंकि बिल जो देता है ना कॉन्ट्रैक्टर, वो इसी बुनियाद पर देता है कि इतनी बिल्डिंग आपकी बन चुकी है, चाहे 1 रुपया नहीं आपने पे करना, जो बिल आया है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी CWIP डेबिट जिस दिन बिल आ गया। कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेएबल क्रेडिट। बात समझोगे नहीं? ठीक है। तो 31 मार्च को आपके पास एक बिल आएगा, ठेकेदार आया, उसने कहा जी 60 रुपए का बिल है। हमने कहा मतलब 60 रुपए की बिल्डिंग तैयार हो गई है, लेकिन चूंकि मुकम्मल तैयार नहीं हुई, इसलिए फिलहाल ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग डेबिट कर लेते हैं हम। कितने से? 60 से। अब इधर देखो, कैश पे कर देंगे 60 का 60? नहीं, हमने कहा कुछ तो तुम्हें पहले दे चुके थे 6 रुपए, कुछ तुम्हें फिर कभी देंगे, रिटेंशन मनी पेएबल, अपने पास लायबिलिटी डाल लेंगे, और बाकी 51 पकड़ो, कैश दे देंगे या चेक दे देंगे और निकलो। ये बात समझ आई? ये एंट्री समझ आई? डिस्कशन तो सारी कर चुका हूं। 31 मार्च को 60 का बिल रिसीव हुआ, ठीक है, 60 से बिल्डिंग डेबिट, कुछ दे चुके हैं, कुछ फिर कभी देंगे, बाकी निकलो। नरेशन है इसका, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल, बल्कि यूं लिखो ग्रॉस बिल रिकॉर्डेड, ग्रॉस बिल रिकॉर्डेड। तो CWIP में हमेशा याद रखना ग्रॉस बिल आएगा हमेशा, ओके, ठीक है, समझ आता है? नेक्स्ट, अगला बिल कब आया जी? 30 जून 2021 पर। अब ये तो आसान हो गया ना, आप क्या टेंशन जी, बोलो सबसे पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग डेबिट, कितने से? 100 रुपए की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बिल्डिंग डेबिट। भाई आपको 10 तो पहले दे चुके हैं, वो एडजस्ट करवाओ, 5 फिर कभी देंगे, 5, बाकी 85 पकड़ो और निकलो, शाबाश, ठीक है। उसके बाद तीसरा बिल आएगा 30 सितंबर पे 2021 पे जी, CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट। अब ये तो एक जैसी एंट्रीज हैं, बहरहाल चलो, और एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 20, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 10, बाकी कैश पकड़ो और निकलो 170 का, ठीक है। और लास्ट बिल आया है 31 दिसंबर 21 का। कितना बिल है जी? हर एक की नरेशन क्या है? सेम नरेशन है ना, प्रोग्रेस, ग्रॉस बिल रिकॉर्डेड, ग्रॉस बिल रिकॉर्डेड, ग्रॉस, ठीक है जी। 140, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 14, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 7, बाकी कैश ले लो भाई और निकलो 190, 119, ठीक है जी। अब देखो भाई आखिरी एंट्री 31 दिसंबर 2021 पर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 60 आया था, फिर 100 आया था, फिर 200 आया था, फिर 140 आया था, तो टोटल कितना डेबिट हो चुका था? अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो ये सारे का सारा CWIP में से कर दो क्रेडिट, कितना? 500, और डेबिट कर दो बिल्डिंग, बिल्डिंग,
डिंग, ठीक है। तो बिल डिंग डेबिट, CWIP ऑफ बिल डिंग क्रेडिट। रिटेंशन मनी, अच्छा देखो हर चीज खत्म हो गई है। एडवांस 50 आया था, 6 से 10 से 10 से 6 से 10 से 20 और 14 से क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। लेकिन रिटेंशन मनी अभी पड़ा है। ये क्यों पड़ा है? अभी बिल्डिंग कंप्लीट होगी, फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर तसल्ली होगी, फिर जब पे करेंगे तो रिटेंशन मनी पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट करेंगे। यहां तक कोई मसला? अच्छा ये एग्जांपल 1 ही रहने दें, 2 मैं अगली क्लास में आपको कल करवाऊंगा। लेकिन उसमें होना क्या है वो सुन, क्योंकि पास पेपर का सवाल उसी है, हेल्प से होना है। अगर यहां लिखा होता पेमेंट इज मेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन द पेमेंट इज मेड टू कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ बिल, आफ्टर 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ बिल, तो क्या होता क्या होता क्या होता? जिस दिन बिल आता उस दिन एंट्री होती CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन पेबल क्रेडिट, पेमेंट पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट। इस दिन ये पेबल होता, फिर 15 अप्रैल को एंट्री करते पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट। ऐसे ही यहां पेबल डेबिट पेबल क्रेडिट, और फिर पेमेंट करते 15 दिन बाद पेबल डेबिट कैश। यहाँ पेबल क्रेडिट, फिर 15 दिन बाद पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। और यहाँ पेबल जो क्रेडिट होता वो बैलेंस शीट में नजर आता, अगर बैलेंस शीट बन रही होती ईयर एंड हो जाता तो। ठीक है, ओके। तो ये एग्जांपल तो मैंने आपको करवा दी, ठीक है। अब एक तो पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग आपको होमवर्क है, वो ना करें तो परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। कल मैंने वो सवाल करवाना है खुद, ओके। और कल होपफुली आखिरी दिन होगा, बताता हूं बाद में। पहले इधर देखो 258 पे क्वेश्चन मिस्टर इमाम वाला एक ये होमवर्क में है, ठीक है। उसके बाद पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग, ये मिस्टर इमाम वाला तो वैसे ही आसान सा सवाल है, 2 से 4 मिनट का सवाल है। उसके बाद पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग, पेज 283 पे पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग, ये होमवर्क में है। और तीसरा सबसे अहम होमवर्क, ऑल MCQs ऑफ IAS 23, सारे 20-25 होंगे, बहुत आसान होंगे, 15 से 20 मिनट में आप पढ़ा दोगे, साइड पे कर दोगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो ऑल MCQs ऑफ IAS 23, लेकिन कल होपफुली इसको खत्म कर ही लेंगे हम, फिर परसों गवर्नमेंट ग्रांट स्टार्ट करेंगे। जिंदगी ये तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।